Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and we have arrived to the 26th lecture in our World History series and आज हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से पिछले एक्चुअली कई लेक्चर्स में हमने देखा कि जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स थे उनके बीच एक्चुअली हुआ क्या। जापानीज इंपीरियलिज्म की हमने बात की, हमने फैसिज्म की बात की, रशियन रेवोल्यूशन की बात की, स्टालिन की बात की और एट द एंड हमने बात की हिटलर की और नाजिज्म की। और ये जो सारी चीजें थी ये सब मिलके कन्वर्ट हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और काफी कुछ सिर्फ यही रीजन नहीं था, देयर वर सर्टेन अदर रीजंस आल्सो about the Second World War that led to the start of the Second World War. And here what we are going to study in this video, basically I'm not going into the events of the Second World War because this is not history optional class. वहाँ हाँ शायद वहाँ मतलब जब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं तो उसकी जरूरत होती है, लेकिन जीएस के लिए हम पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोकस ऑफ क्वेश्चन होता है वो कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे ज्यादा होता है. In this again we'll follow the same pattern what we followed in studying World War One. In general, we'll just study the causes and the consequences. We are not going into the chain of events that happened in the course of Second World War. So before we begin, this is about me, the educational qualifications and the work experience. Let us begin with the causes of the Second World War. देखो, कोई भी रेवोल्यूशन पढ़ो, वॉर पढ़ो, बैटल पढ़ो, उसका एक बैकड्रॉप जरूर होता है, उसका एक बैकग्राउंड जरूर होता है, उसको जरूर पढ़िएगा किसी भी बैटल में, चाहे आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें या वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, कहीं पर भी आप देखोगे तो हर बैटल का कोई ना कोई कॉज जरूर होता है, तो उस कॉज को हमेशा समझना जरूरी है. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाज अगेन ये ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसलिए मैंने कहा ना हमेशा से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहा है ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है. एंड दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज वन ऑफ द मेजर रीजन एंड इसको जिसलिए मतलब जिस वजह से कहा गया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है हम बना रहे हैं, या ट्रीटी ऑफ वर्साई जिन जिन ग्राउंड्स पर डिजाइन की गई थी, इट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इट एक्चुअली क्रिएटेड वे मोर प्रॉब्लम्स. Well, it was more on revenge in nature. Germany was asked to give away the territories and the colonies. They have to pay heavy war compensations. They have to reduce military. They have to reduce their naval power. Ultimately, the overall outcome of this Treaty of Versailles was that it was more humiliating in nature rather than solving it. और इन सब में क्या था, Germany was looking for an opportunity to get rid of this treaty. जर्मनी सिर्फ मौका ढूंढ रहा था कि दैट बस मौका मिल जाए और हम जो है इस ट्रीटी से बाहर निकल जाए. एंड दिस वाज नॉट पॉसिबल विदाउट एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी. दिस वाज नॉट पॉसिबल विदाउट एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी. सो dissatisfaction from Treaty of Versailles, war was inevitable. Rise of fascism and Nazism, ये भी हमने देखा. There were dictatorship in Italy, मुसोलिनी थे. जर्मनी में हमारे एडोल्फ हिटलर थे. And this actually led to the World War II. Mussolini opposed Treaty of Versailles and followed aggressive foreign policy. League of Nations could not stop Italy and its dictator Mussolini. Similarly, Germany also opposed, obviously सबसे ज़्यादा impact तो वहीं पे था, Treaty of Versailles, and even followed rearmament and aggressive foreign policy. So हम इसको अगर sum up करें तो dictatorship, failure of League of Nations, हिटलर everyone opposed this treaty. and हमने जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे 1936 में ही हिटलर ने जो है वो आर्मीज भेज के जो भी लॉस्ट टेरिटरीज थी उनको रीऑक्यूपाई करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था. सो हिटलर एंड मुसोलिनी I'm sorry, they took their countries, not their own countries, rather the whole world into the war.
दिस इज व्हाट इट इज सेड नाउ द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। नाउ ये बड़ा एक मजे का खेल चल रहा था यहाँ पे। मतलब जो भी हॉस्टाइल डिमांड्स थी, यहाँ अपीजमेंट का मतलब क्या है? अपीजमेंट का मतलब है कि जो भी हॉस्टाइल डिमांड्स हैं, जो भी नाजायज डिमांड है, उसको सिर्फ मान लेना। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त की यू नो एक कहना चाहिए कि एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फॉर द टाइम बीइंग। व्हाट हैपेंड हियर कि फ्रांस और जर्मनी, नो डाउट दे वर पावरफुल कॉलोनियल पावर्स थे, अच्छी मिलिट्री पावर्स थी, अच्छी नेवी थी, and they had this belief, France and England, I'm sorry, कि जर्मनी एंड इटली हैड द रीजन टू फाइट। उनको पता था कि ये रीआर्मामेंट कर रहे हैं, ये अपनी आर्मी रिबिल्ड कर रहे हैं, ये वॉर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने कभी भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की इन दोज इंटरवॉर ईयर्स। द रीजन बीइंग क्योंकि ये जो फ्रांस और इंग्लैंड थे, ये ब्रॉडली कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, और इनको ये लग रहा था कि ये रशियन कम्युनिज्म जो है, ये ऐसा ना हो कि ये इंग्लैंड और फ्रांस को हिट करे और हमारी जो इकोनॉमी है, जो बेसिकली कैपिटलिज्म पे बिल्डअप है, वो खत्म हो जाए। तो उनको, और इन द मीनवाइल आप देखोगे कि जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी या जो फैसिज्म था, दोनों जो है वो अगेंस्ट थे इस नाजिज्म, इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की। तो उनको लगा इंग्लैंड और फ्रांस को कि ये जो जर्मनी है और इटली है, दे विल एक्ट एज अ बफर, क्योंकि ये खुद जब कम्युनिस्ट को लाइक नहीं करते हैं तो दे विल इफ यू विल सी, इफ यू रिमेंबर मैप ऑफ यूरोप, नॉट समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम नॉट, दिस इज योर इटली वाला पार्ट, फ्रांस है, और कुछ इस तरीके से, एक्चुअली इस तरीके से, व्हाटएवर, समथिंग लाइक दिस। Here it is England. So this is your England, this is your France, this is your Portugal, Spain, this is France. यहाँ पे कहीं रशिया है, लेट्स से, और ये जब जर्मन एम्पायर और इटली की अगर हम बात करें, तो ये यहाँ से यहाँ आने के बीच में जो है एक बफर जोन क्रिएट कर रहा था। किसकी? ये अगर आप देखोगे तो ये कम्युनिस्ट ब्लॉक था, ये जो था ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, और ये इन बिटवीन वो आइडियोलॉजी थी जो कम्युनिज्म को हेट करती थी। तो उनको लगा यार ये ठीक है। तो जब जर्मनी अपनी टेरिटरी वापस ले रहा था, जर्मनी जो है वो हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, हॉस्टाइल डिमांड्स थी उनकी, इन लोगों ने बोला ठीक है, इंग्लैंड एंड फोर्स दे विल, दे न्यू कि ये गलत है, और उनको दो डर थे, एक तो ये बफर जोन जो है ये खत्म ना हो जाए बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, और दूसरा ये दैट दिस पॉइंट उनको ये लगा कि अगर हमने इनका अपोज किया और पावर के चक्कर में जो है ये रशिया के साथ जा मिले, तो ये कम्युनिज्म तो आधे यूरोप को ले लेगा और हमारा जो कैपिटलिज्म है वो खत्म हो जाएगा। So this policy of appeasement was another major reason. अब हम यूरोप से हटते हैं क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड वॉर, when we are talking about world war, we have to consider everything. So I have told you about Japanese imperialism. So number one, Japanese ambition actually rose after World War I, and we have talked about Manchuria. League of Nations ने अपोज किया था कि जापान should not attack Manchuria, but in spite of that, Japanese attacked Manchuria, and in 1931, Japan invaded China. China seek help from League of Nations, but France and England did not pay any attention to it. And वो ठीक है, छोटा सा वो चल रहा है उधर, चलने दो। In the meanwhile, अब देखो यूरोप के अंदर एक कैपिटलिस्ट पावर, लेट्स से फ्रांस एंड इंग्लैंड, डिक्टेटर्स मुसोलिनी, हिटलर, कम्युनिस्ट रशिया। इधर आप एशिया की बात करोगे तो सबसे बड़ा इंपीरियलिस्ट पावर जापान ही था, और कोई था ही नहीं वहां पे। सो पहले जो था वो बर्लिन एंड रोम एक्सिस बना था, लेकिन बाद में जापान ने इस बर्लिन एंड रोम एक्सिस को ज्वाइन किया, एंड फाइनली इट केम टू बी नोन एज द बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। एंड लेटर ऑन जापान, लाइक Germany, it also left this League of Nations and started acquiring British and American properties in China. ये हमने जापानीज इंपीरियलिज्म में देखा। यहां पर भी इन लोगों ने, दोनों ने यही किया। ये एक्चुअली गलती हिटलर और मुसोलिनी से बड़ी गलती इनकी थी। चोर की गलती चोरी है, मानते हैं,
लेकिन जो चौकीदार बैठा हुआ है ना, अगर वो चोरी करने दे रहा है तो जितनी गलती चोर की है उतनी गलती चौकीदार की भी है। ये तो यहाँ बड़े बने बैठे थे ना, द बिग फोर्स, they were like the imperial power, they were like the colonial power, big navy, big army, and just for the fact कि कहीं उनकी इस colonial power को जो है वो रशियन कम्युनिज्म हिट ना कर दे। चाइना में भी हम देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम चाइनीज कम्युनिज्म की भी बात करेंगे। तो इनको लगा, बोले यार ठीक है, करने दो जो कर रहे हैं। बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन का बड़ा रीजन अगर आप देखोगे ना, इफ यू विल गो विद अ वेरी ब्रॉडर एस्पेक्ट, वो जर्मनी, इटली या जापान के एक्शन से ज्यादा इंग्लैंड और फ्रांस जैसी पावर्स का एक्शन नहीं लेना था। They also know they had this policy of appeasement towards Germany and Italy. They had this policy of appeasement towards Japan because they wanted to weaken China. But the foremost reason was, the failure of this League of Nations. League of Nations was formed to avoid wars, first of all. यूएसए, दूसरी चीज हमने जब लीग ऑफ नेशंस हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि यूएसए ने जो है वो लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं किया। इवन द मेंबर्स who had actually joined League of Nations weren't following the principles. जापान की बात करते हैं, जर्मनी, रशिया, बाद में इन्होंने भी जैसे 1932 में, if I'm not wrong, वर्ल्ड डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस होती है और जर्मनी ये कहता है कि पहले अगर आप चाह रहे हो कि डिसआर्मामेंट हो, क्योंकि तब तक नाजीज जो है वो पावर में थे, तो आप ये चाह रहे हो कि अगर डिसआर्मामेंट हो तो पहले फ्रांस और इंग्लैंड से कहो कि वो भी उतना ही कम करें जितना हम करेंगे। सो जब ये बात नहीं मानी गई तो जर्मनी ने जो है लीग ऑफ नेशंस छोड़ दिया। बड़े जो नेशंस थे, ना रशिया लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा था, ना अमेरिका लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा था। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये था कि एक तो पैसा नहीं मिल रहा था, and when big powers are not involved, who is going to pay attention to you? And League of Nations could not stop small nations. हम इसमें देखेंगे आप कि वहाँ अफ्रीका में भी एंड इनका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं था। एंड कंट्रीज ऑब्वियसली जो डिक्टेटर्स थे, जर्मनी हो चाहे इटली हो, दे वर इवन कंसिडरिंग लीग ऑफ नेशन, मतलब वो मानते ही नहीं थे कि है भी, मतलब उन्होंने छोड़ दिया। एंड जो बेसिक पर्पस था लीग ऑफ नेशंस का कि किसी तरीके का मिलिट्री अलायंस ना हो, किसी तरीके के वॉर ना हो, अवॉइड वॉर्स, इन सारी चीजों में एक्चुअली होने ये लगा कि जो मेंबर्स थे, एंड कहा यह जाता है कि लीग ऑफ नेशंस वाज मोर ऑफ अ फ्रेंच ब्रिटिश अफेयर। तो वो भी मिलिट्री ब्लॉक बनाने लगे, वो भी मिलिट्री अलायंस करने लगे। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड दैट दिस लीग ऑफ नेशंस फेल्ड। देन ये हमने बहुत इन डिटेल देखा, राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, चाहे हम उसको देखें जर्मनी के अंदर, चाहे हम उसे देखें इटली के अंदर, चाहे हम उसे देखें रशिया के अंदर, तीनों जगह एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, जापान में भी थी। हर जगह क्या था, where there was a totalitarian government in which the state and its leader have nearly a total control. Individual rights were not viewed as important as the need of nation. तो जब टोटलिटेरियन का मतलब है कि जो कुछ है वो, मतलब वो लीडर के पास है, इंडिविजुअल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, लाइक राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन जनरल दैट वाज अ पुलिस स्टेट, गवर्नमेंट कंट्रोल द इकोनॉमी। सो इस तरीके के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के। तो चाहे वो स्टालिन हो, आई थिंक इट्स द नेक्स्ट वन, यस, चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो, चाहे वो टोजो हो, हिडेकी टोजो इन जापान, चाहे वो मुसोलिनी हो, चाहे वो जोसेफ स्टालिन हो, ये सब क्या थे, ये टोटलिटेरियन स्टेट को बना रहे थे, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स बना रहे थे। इंडिविजुअल राइट्स खत्म थे, इनका एक्सट्रीम नेशनलिज्म पीक पे था, रेशियल, यहाँ पे आप देखोगे तो नेशनलिज्म था, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो रेशियल नेशनलिज्म था। ये इंपीरियलिज्म की बात कर रहे थे, कैपिटलिज्म की नहीं, इंपीरियलिज्म की बात कर रहे थे। स्टालिन जो है, he has its own form of communist ideology. So everyone has their own ideology and ultimately जो चीज इन सब में कॉमन थी, इन चारों में कॉमन थी, that was the totalitarian government.
एंड दिस वर द फोर इम्पोर्टेंट पीपल उस दौर में, उस वक्त में. एंड हाउ इट स्टार्टेड ऑन 1st of September 1939. हिटलर इन्वेडेड पोलैंड. अब क्यों? ट्रीटी ऑफ वर्साई अगेन. उसने क्या किया था, जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, वेयर गिव पोलैंड रूट टू पोलैंड अप टू द सी, एंड पोर्ट ऑफ डेंजिंग वाज आल्सो गिवन टू पोलैंड. सो पोलैंड को सी रूट देने के लिए थ्रू डेंजिंग जर्मनी कुड गेट कनेक्टेड टू विद ईस्ट प्रूशिया. अब जर्मनी के अपने उसमें ये जो डेंजिंग पोर्ट है, इसमें अपने बेनिफिट थे. एंड जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी एक्यूज्ड पोलैंड फॉर बीइंग अनजस्ट विद द जर्मन स्टेइंग देयर. August 13. और इन द मीन वाइल यहाँ पे एक और चीज होती है, और ये एक बड़ा इवेंट था कि एक्चुअली जर्मन, इट्स लाइक लेट्स से दिस इज जर्मनी, दिस इज पोलैंड, दिस इज रशिया. ठीक है, लेट्स से आई एम सॉरी. अब जर्मनी को पता था कि उसे पोलैंड पर अटैक करना है, हिटलर को पता था कि उसे पोलैंड पर अटैक करना है, और उसे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से रशिया जो है वो साथ देता. तो सबसे पहले हिटलर ने क्या किया, रशिया के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया कि जो है हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे पे. और फिर उसके बाद अगस्त में साइन किया, और फर्स्ट सितंबर को पोलैंड पे अटैक किया. किसने? जर्मनी ने. क्योंकि जर्मनी तो था ही ना, लॉस्ट टेरिटरीज तो वो 1936 से ले ही रहे थे, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रियन पार्ट हो, सब पे उन क्या कर रहे थे, वो ये जो कहना चाहिए लॉस्ट टेरिटरीज थी उनको रीऑक्यूपाई कर रहे थे. नाउ द होल स्टोरी वाज बिटवीन दिस एक्सिस पावर्स. तो एक्सिस पावर मींस जो हमने बर्लिन, रोम, टोक्यो एक्सिस की जो हम बात कर रहे थे, दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड एज एक्सिस पावर्स. और अलाइड पावर्स में फ्रांस और ब्रिटेन थे. तो ब्रिटेन का मतलब सिर्फ इंग्लैंड नहीं था, यहाँ पे ऑल दी कॉलोनीज, यहाँ इसका मतलब था ऑल कॉलोनीज इनके साथ, और जिनका इन्होंने एक्चुअली साथ दिया, जो भी इनके डिपेंडेंट कंट्री थे. एवरी कंट्री, जस्ट अ सेकेंड, every country actually has their own set of interest involved. जो भी countries थी, जैसे जर्मनी थी, तो जर्मनी was there to get back the lost territories to the east. Soviet Union wanted to defeat Germany after they broke the pact. Which pact? The non-aggression. रशिया तब तक इन्वॉल्व नहीं था जब तक जर्मनी ने ये नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है ये नहीं तोड़ा था. Italy, because of the Pact of Steel, considered as UK and France and wanted to expand territory. तो ये जो है roughly territorial expansion की बात कर रहे थे. Great Britain, actually ये initially ब्रिटेन और फ्रांस नहीं आते, लेकिन इन दोनों की ट्रीटी थी पोलैंड के साथ. तो पोलैंड के साथ ट्रीटी किसकी थी? ब्रिटेन और फ्रांस की, कि तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो वी विल कम देयर टू सेव यू. और जैसे ही पोलैंड पर अटैक होता है किसका? जर्मनी का, ये लोग जंप कर जाते हैं. see both whether it is France or Britain. Then Japan joined Axis since it considered US and UK as their enemies. तो उनको लगता था ये जो कैपिटलिस्ट और ये एक तरफ कैपिटलिज्म है, एक तरफ इंपीरियलिज्म है ब्रिटेन का, और ये पैसिफिक के ऊपर एक्चुअली वो था. सो जापान आल्सो एंटर्ड द वॉर. चाइना गॉट इन्वेडेड बाय जापान एंड फाइटिंग अगेंस्ट जापान मेड देम एन अलाइड. सो वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त. तो वो जापानीज का दुश्मन कौन? चाइना. तो यूएसए वगैरह ने जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने चाइना को अपनी तरफ कंसिडर कर लिया. देन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, पर्ल हार्बर गॉट अटैक्ड. एक्चुअली ये तब तक यूएस वॉर में था ही नहीं. जापान एक्चुअली वोक अप अ स्लीपिंग ड्रैगन, दैट इज ट्रू. और जैसे ही अमेरिका पे अटैक होता है, तब तक अमेरिका वाज हैप्पी गो लकी कंट्री जो सिर्फ आर्म सप्लाई कर रहा था और कुछ नहीं. तो पर्ल हार्बर अटैक होता है और अमेरिका जो है एक्सिस पावर्स पे वॉर डिक्लेयर कर देता है. सो ये हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट था. मूविंग ऑन. यस, ये कंडीशन थी उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 में.
वर्ल्ड वॉर 2 में ये जो ग्रीनिश पोर्शन है ना, ये आप समझो ये अलाइड पावर्स हैं, और ये रेडिश पार्ट जो है ये एक्सेस एक्सपेंशन है, मतलब ये मैक्सिमम था। ये एक छोटा सा जो मुल्क दिख रहा है ना यहाँ पे, स्विट्जरलैंड, ये वाला, ये भाई साहब हमेशा से न्यूट्रल रहे, और इसीलिए आप देखोगे कि वर्ल्ड के जितने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब ज्यूरिक और स्विट्जरलैंड में और यही हैं. So this was the condition of the world. So this red one is the uh, maximum. Actually, this map shows the position in September 1942, but this was like Axis powers. और ये greenish portion जो है ये it's like the not exactly the allied powers, but yes, you can see the expansion. Switzerland neutral था, Switzerland किसी तरफ नहीं था. Now entry of USA into the war. अब ये यूरोप में चल रहा था. क्या हुआ? जर्मनी ने जो है वो पोलैंड पर अटैक किया. पोलैंड जो है इट वाज इन ट्रीटी विद यूके एंड फ्रांस, दे विल हेल्प. जैसे ही आते हैं जो है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है. अभी तक रशिया इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है. नाउ यूएसए वाज स्ट्रिक्टली न्यूट्रल ड्यूरिंग द वॉर. यूएसए को पता था कि हमारा काम सिर्फ हथियार बेचना है, हम पैसे कमाएंगे ढेर सारा, और हम फिर यूरोप को कर्जे में डालेंगे और हम विल एंजॉय अ पीस ऑफ केक. लेकिन लेटर एक जो इन्होंने किया कि ये ब्रिटेन और चाइना की हेल्प करने लगे इन ऑर्डर टू कीप इटसेल्फ सेफ. जापान को ये पता था कि यूएसए हैड यूएस पैसिफिक फ्लीट बेस्ड एट पर्ल हार्बर इन हवाई. आई थिंक मूवी भी देखी होगी. और उनको ये लगा कि ठीक है, ये इससे पहले ये ड्रैगन उठ के हमें खाए, हम इनकी पैसिफिक फ्लीट को तबाह कर देते हैं. क्योंकि जापान को क्या चाहिए था उस वक्त? जापान को चाहिए था डोमिनेंस over Pacific. So on December 7, 1941, Japan launched a secret aerial attack at Pearl Harbor. 4,000 लोग मर गए थे. Battleships were sunk. But Japanese didn't destroy their ship repair workshops and US carriers. इन्होंने ये दो चीजें जो इन पर अटैक नहीं किया, और इसका इम्पैक्ट ये रहा कि the ships were repaired and they were back in action. So America was like, हमने कुछ नहीं किया. आपने they were having huge powers, everyone knew that. So Americans attacked the south. अब अमेरिका ने रिप्लाई भी तो देना ही था ना. So they attacked the southwest Pacific Islands controlled by Japan, और US destroyed fleet of Japan, and लेकिन बावजूद इस केस Japan still had a strong control over China. Japanese in Philippines, इनके एक kamikaze जो थे, suicide air troops थे ये. So actually every Japanese civilian at that point of time was trained to use variety of weapons, and long before attacking Japan, US had worked and actually successfully tested the first atomic bomb. Or there was a huge debate in US itself whether one should use bombs on Japan or not. So this was another matter of concern for America. और इस पे अच्छी खासी डिबेट हुई, बट अल्टीमेटली वार्निंग दी सबसे पहले इन्होंने कि देखो, हम ये कर सकते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट से कहो कि सरेंडर कर दे, लेकिन ये नहीं मानते हैं. और 6 अगस्त 1945 फर्स्ट बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड एट हिरोशिमा. half of the city, killing thousands, and after effects आज भी दिखते हैं. In spite of that, Japanese didn't surrender. So another was 3 दिन बाद फिर, and जब जापानीज सरेंडर हो जाता है 1945, 2 अक्टूबर 1945, तो वर्ल्ड वॉर खत्म होता है. तो अगर वर्ल्ड वॉर की टाइमलाइन देखोगे ना, तो 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 जापानी सरेंडर के साथ. सो यूरोप में क्या हुआ था? ये तो इधर हुआ, जापान के अंदर हो रहा था. हाउ दिस एंडेड, how this ended in Europe. So yes. So allies जो थे उन्होंने जर्मनी को अपने हिस्सों में बांट लिया. जर्मनी और जापान, हिटलर committed suicide.
और मुसोलिनी वाज एक्चुअली हिज हेड वाज हैंग्ड, सर काट के जो है चराहे पे लटका दिया। वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट, वॉर क्राइम्स में केसेस हुए, ट्रायल्स हुए। अल्टीमेटली जर्मनी को जो है, अब ये सबको समझ में आ गया कि ये जर्मनी को जो है अब ये पूरी पावर नहीं देनी, इस जर्मनी को डिवाइड कर लो, और जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया। एक हिस्सा था मतलब लाइक वन वाज विथ फ्रांस, वन वाज विथ यूके, वन वाज विथ यूएसए एंड वन वाज विथ रशिया। बर्लिन शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट एंड वेस्ट। और the east or west means one was controlled by Russia, the communist ideology, another was controlled by the capitalist blocs, और the wall of Berlin बना दी गई दोनों हिस्सों के बीच, and there was like huge changes थे, वो हम आगे देखेंगे। Another reason how this was there in Europe was the Holocaust. What was Holocaust? Again, जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से हिटलर ने ना ज्यूज के अगेंस्ट, यहूदियों के अगेंस्ट जो है एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, कैसे उनको सेकेंड ग्रेड का सिटीजन, लेकिन अभी उनका दिल नहीं माना, तो देयर वाज अ नाजी प्लान टू kill the Jews. Why? Because Hitler provided it as a solution to the Germans' problem, and it is said 6 million Jews were murdered in camps in Europe. 6 million, 60 लाख यहूदियों का कत्ल हुआ, 50 लाख दूसरे लोग उसने मारे, 5 million which were like the gypsies, the mentally ill, the homosexuals. तो ये सब नहीं, मतलब वो टॉलरेट ही नहीं थे कि जो भी जिस तरीके के मिक्स्ड रेस होगी या मेंटली इल होंगे, जो मेंटली जो डिफॉर्म्ड चाइल्ड होंगे, homosexuality was a crime. And I can tell you one story about this, that there was a very famous mathematician of that time, British mathematician Alan Turing, और इन्होंने एक्चुअली जर्मन्स उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च और टेक्नोलॉजी में आगे थे, एंड जर्मन्स एक्चुअली क्रिएटेड अ मशीन विच वाज नोन एज द एनिग्मा मशीन। और सारे जो भी कोड्स होते थे, मतलब ये इट वाज अ साइफर टेक्स्ट मशीन, इनकोडेड कोडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन थी, और मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अलाइड पावर्स की एक्चुअली एनिग्मा मशीन की अगेंस्ट कुछ किया जा सके। सो एलन ट्यूरिंग ने, मैथमेटिशियन, ही वाज हायर्ड, एंड इट इज सेड दैट इट वाज टेक्निकली इट वाज लाइक इम्पॉसिबल कि एनिग्मा मशीन, क्योंकि उसका कोड हर 6 घंटे पे या 12 घंटे पे चेंज होता था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर the allied power, actually impossible. So Turing को ये टास्क दिया गया, he was a great mathematician of that time, to decipher this enigma messages, and after various failures actually, he made a machine which was known as Christopher, I think, और वो उसको एनक्रिप्ट करती थी, मतलब वो एनक्रिप्शन को जो है उस मशीन, मतलब जो मशीन एलन ट्यूरिंग ने बनाई, he had this thought that machine can think. This was Alan Turing's idea. Why I'm telling you कि जो एलन ट्यूरिंग ने डिकोडिंग मशीन बनाई थी, it was like the turning point in the World War II. तब तक जर्मनी को कोई पकड़ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जर्मन एनिग्मा के कोड्स रोज चेंज होते थे, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब टुडे आई मींस एक्स, सो दिस वाज लाइक दे हैव दिस होल, एंड एलन ट्यूरिंग क्रिएटेड अ मशीन जो वो रोज जो कोड चेंज करते थे उसको इट वाज लाइक मतलब वो उसे डिकोड कर रहे थे। तो इट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन। और वर्ल्ड वॉर 2 एक्चुअली ब्रिटेन इसके बगैर जीत भी नहीं पाता, लेकिन it was found that Alan Turing himself was a homosexual, and homosexuality in England at that point was a crime, and he was executed for that.
सो ये उस वक्त के एक जस्ट होमोसेक्सुअलिटी, आई रिकॉल आई थिंक देयर इज अ मूवी ऑन दिस आल्सो. सो ये उस वक्त का तो जो भी मतलब होमोसेक्सुअलिटी वाज क्राइम थ्रू आउट वर्ल्ड. मेंटली इल जो थे, जो रिटार्टेड थे, इस तरीके के जो लोग थे, उनको सबको हिटलर ने मारा. एंड दिस वाज द स्टेटस. अगर आप कैजुअलिटी की बात करोगे तो वर्ल्ड वॉर टू में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी सोवियत यूनियन, फॉलोड बाय चाइना, देन जर्मनी, पोलैंड, ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया and this region, Japan, India. Indian soldiers were actually also made to fight the World War II. And so you can see this impact of what were the consequences. First of all, defeat of the Axis powers by 1942. ये जो कहना चाहिए हवाओं का रुख जो है वो एक्सेस पावर्स के अगेंस्ट बहना शुरू हो गया था. जर्मनी, इटली, जापान के अगेंस्ट. अलाइड पावर्स हैड recaptured many territories. Italy was defeated. Rhine was recaptured. Finally, Germany was defeated. 30th April 1945, Hitler committed suicide. जापान को जो है ब्रिटिश लिबरेटेड म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर एंड अदर कंट्रीज. जापान वही जो अभी हमने पढ़ा कि जापान वाज आस्क्ड तो सरेंडर, उसने नहीं किया. जर्मनी वाज डिवाइडेड एज आई टोल्ड यू. Germany was divided into four zones, and each zone was under control of the Allied powers. So this FRG, that is Federal Republic of Germany, that was the West Germany, and East Germany was German Democratic Republic. Japan was weak till 1952. America controlled Japan, और Japan was forced to return all territories जो भी उन्होंने imperialism के नाम पे एशिया के अंदर जितनी भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की थी जापान को, वो सारी वापस करनी पड़ी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, and you all know that. In 1945, League of Nations was like the wars and everything. League of Nations. Roosevelt, Churchill, and Stalin, in a meeting, decided to form United Nations, and they invited an all-nation at San Francisco to, the Charter of UN, and October 24th, 1945, UNO was established. You all know this. But the major consequence of World War II was the Cold War, और यही एक्चुअली हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा. So during World War II, USSR and USA, they actually fought together, but towards the end of the war, the harmony between two, it was very much minimum. और दोनों के बीच political tensions, and it was created due to the difference in the ideology, because USA was primarily, देखो अब यूरोप का खेल खत्म हो गया, वर्ल्ड. एंड यहाँ पे एक्चुअली एक चीज और you should mention that the world became bipolar. On one side it had the capitalist USA, on other side you had the socialist or communist USSR. अभी इंडिया का रोल आएगा यहाँ पे जब हम नैम की बात करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम यहीं पे रहते हैं. वर्ल्ड बिकेम बाइपोलर. एंड और इनका वाई दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर, क्योंकि मतलब दोनों के बीच, आई विल टेल यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो, कि दोनों के बीच जो है वो एक्चुअल वॉर कभी नहीं हुआ, एक आर्म्स रेस लगी रही. और उनको ये लगता था कि हम सामने वाले की कंट्री में अनरेस्ट क्रिएट करेंगे तो हमारी कंट्री स्ट्रांग होगी. And the world was actually divided into the democratic and the capitalist bloc, which was led by USA, and the communist bloc, which was led by USSR. So these were the the world became bipolar, and this is how the World War II ended. So this is it about World War II. I hope you liked it. Do give your valuable comments. Do like the video. And stay safe, stay healthy. I'll see you in the next lecture, where we'll be talking about the Cold War. So have a great time at home. Thank you so much.